हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 है। सो चैप्टर नंबर 2 में हम फौरन ही आते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरफ। एग्जांपल जो फर्स्ट में डिस्कस किया गया है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन। वो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में और डेरिवेशन यहाँ मैं प्रूफ करवा देता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं इजीली। ये आपके पास बुक होगा तो मैं यहाँ जो दर्जा है वो सारा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में कहा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस z above the midpoint between two charges at a distance d। सर पता नहीं क्या कहा। ओके, सो सपोज करें ये हमारे पास कोई टोटल डिस्टेंस d है। ये डिस्टेंस है हमारे पास टोटल d। इस डिस्टेंस में इस पॉइंट पर एक चार्ज है वो है q1, यहाँ पर चार्ज है वो है q2। फिर हमने क्या किया है, इस टोटल डिस्टेंस को बाइसेक्ट किया है, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है इस तरह से। ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, सपोज करें ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी ये हो गया d/2 और ये डिस्टेंस भी हो गया d/2। ओके, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पॉइंट P तक, यहाँ इस पॉइंट P पर, दिस इज नेम ले रहा पॉइंट P, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज की वजह से है या Q2 चार्ज की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहां से आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस, इस Q1 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1, इस Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2। वो ये फील्ड अभी पूछा गया है कि इस पॉइंट पर, जिसको हम कहते हैं पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, जबकि यहां से सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है z। वो क्या डिस्टेंस है, वो z। और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो है r। ये सेम डिस्टेंस क्या है, ये भी है r। दोनों डिस्टेंस क्या है r। अभी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किस फैक्टर्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट है, ये चीजें मालूम करनी है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, सपोज करें यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये सारा डिस्टेंस क्या है, ये d है। अगर मैं इस हिस्से को लूं, सपोज करें ये हिस्सा लूं, तो ये होगा d/2 और ये होगा d/2। ये डिस्टेंस है d/2 और ये डिस्टेंस है d/2। सेम में थे, ये टोटल डिस्टेंस d है। सेम में थे, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये d है। और फिर हमने क्या किया है, इसको बाइसेक्ट किया है। हमने ये इसको बाइसेक्ट किया है। जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाता है d/2 और ये हो जाता है d/2। ओके, तो अभी कहा गया है जो इसकी फील्ड होगी वो होगी इस तरफ और जो इसकी फील्ड होगी वो होगी इस तरफ। वो पॉइंट जिस पर ये बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट तक, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है सिंपल वे से। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। तो आए इसकी तरफ, तो इस फील्ड के कंपोनेंट बनेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। थोड़ा साइलेंस हो जाओ, इस पर इसके कंपोनेंट बनेंगे। सो सपोज करते हैं ये जो फील्ड है वो क्या है, ये है E1 और यहां से लेकर ये जो फील्ड है वो है E2। ओके, ये दो फील्ड हो गए, एक हो गई Q1 चार्ज की वजह से E1 और इस चार्ज की वजह से क्या है वो है E2। इनके दो कंपोनेंट होंगे, इनके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा ये और एक तो ये कंपोनेंट ऑलरेडी है और एक कंपोनेंट होगा ये। अभी हम सजेस्ट करते हैं कौन सा कॉस कंपोनेंट है कौन सा साइन कंपोनेंट, इन चीजों पर फोकस करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होती हैं। तो अभी क्या करते हैं,
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इस कंपोनेंट, इसका ये एक्स कंपोनेंट है और ये वर्टिकली वाई एक्स कंपोनेंट है। यहाँ पर ये क्या है, माइनस में एक्स एक्सिस कंपोनेंट है और ऊपर वाला ये वाई एक्सिस कंपोनेंट है और ये एंगल बनी है। यहाँ पर क्या है, ये एंगल है थीटा, सेम है यहाँ पर भी क्या है, ये एंगल थीटा। ओके, तो जिस तरफ थीटा एंगल होती है वो कंपोनेंट हम लेते हैं cos, वो क्या लेते हैं, cos लेते हैं। तो नाउ इन y एक्सिस हियर वी हैव कंसीडर e cos थीटा, ये चीज मैंने होनी चाहिए। ये तो y एक्सिस है, y एक्सिस हमने ये रटा लगा लिया है कि y एक्सिस में हमेशा साइन होता है, नहीं, जिस तरफ एंगल होगी वो कंपोनेंट cos होगा और जिस तरफ एंगल नहीं है वो क्या है, वो साइन कंपोनेंट। ओके, तो ये एंगल है इस तरफ, तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये है e cos थीटा 1, ये क्या है, e cos थीटा 1 या e1 cos थीटा। ओके, और इसकी जो एंगल है सेम वैसे e2 की, ये भी क्या है, ये है e2 cos थीटा। ओके, और जो x एक्सिस में है, नाउ दिस इज एक्चुअली e sin थीटा, ये क्या है, e sin थीटा है, दिस इज e1 sin थीटा एंड दिस इज e2 sin थीटा। मगर ये बात माइंड होनी चाहिए, इनके जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस तरफ, इसका डायरेक्शन इधर है और ये इस तरफ है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस वाली है एक्स एक्सिस में, मगर लेते हैं साइन कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर एंगल है, एंगल बनी है वाई एक्सिस में, जिधर एंगल बनेगी हम वहां पर लेंगे cos कंपोनेंट। ओके, तो हमने वाई एक्सिस में लिया है e1 cos थीटा, यहाँ पर लिया e2 cos थीटा। ओके, यहाँ लिया है e1 sin थीटा और ये लिया है e-e2 sin थीटा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो एक्स एक्सिस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो है 0, और जो नेगेटिव ई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और जो वाई एक्सिस है, या जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा और दूसरी क्या है हमारे पास E2 cos थीटा। ओके, तो ये बातें मायने होने चाहिए। ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो अभी आते हैं इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, कर लें। ओके, तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैसे कैलकुलेट कर लें, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये बातें मायने होनी चाहिए आपको कि चैप्टर कौन सा है और प्रॉब्लम कौन सा है। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है exp1, this is not exp1, this is example number 1। okay, so now what will be total electric field on this p point, इस p point पर जो टोटल फील्ड है वो क्या होगी, ये मेन पॉइंट से ये कॉन्सेप्ट था कि किस जगह पर 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस जगह पर मैक्सिमम होगी, क्या सीन होगा। तो ये बातें समझनी आपको आनी चाहिए और इनको आप रिपीट कर लें। तो अभी आते हैं इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पर वो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक आई एम आउट ऑफ कैमरा, नो मैटर, आप तो जो कर लें बोर्ड पर। क्या दो फील्ड है, एक है E1 और एक है E2, इन दोनों क्या कर लें, सम अप कर लें। ओके, तो हमारे पास जो E नेट है वो क्या आएगी, जो E1 है वो किसके इक्वल है, E1 cos थीटा, वो है E1 cos थीटा, cos थीटा 1 के लिए इसको cos थीटा 2 के लिए कोई मसला नहीं, ठीक है। इसकी जो फील्ड है वो क्या है, वो है E2 cos थीटा। ओके, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये बात माइंड में होनी चाहिए, अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगी, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की उतनी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
Q2 की होगी। दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो इक्वल, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो कोई मसला नहीं, जिनका डायरेक्शन अपोजिट था जो अपोजिशन में थे वो दो कैंसिल आउट हो गए। अभी वो सेम डायरेक्शन है या किसी मतलब के वो कैंसिल नहीं करते तो उनको हम क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे। दोनों की फील्ड क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, E1 इज इक्वल टू E2। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल भाईजान। ओके, तो जो नेट फील्ड है वो क्या है, E नेट इज इक्वल टू E cos थीटा। क्या मिला, 2E cos थीटा। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके इक्वल होती है, सर हम नहीं जानते हैं, आप बताएं। चलो मैं बताता हूँ। आपने इंटर में पढ़ा होगा, इस पोर्शन को रिमूव कर देंगे, आप समझ लें। आपने इंटर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और आपने ये फोर्स भी पढ़ा होगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, ये एक्चुअल होता है कूलम्बिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्या R स्क्वायर। ओके, तो सिंपली आप जब इस फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये एक क्यों कैंसिल हो जाएगी, सर पुट कर देना। ओके कर लेता हूँ। क्या है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्यों, 1 अपॉन में क्यों। सपोज करें ये क्या, एक्चुअली हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट चार्ज। कि टेस्ट चार्ज क्या होती है, तो हम इसको कहते हैं एक्चुअली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कि मतलब कि एक चार्ज Q है पॉइंट चार्ज और एक क्या है Q2 क्या टेस्ट चार्ज है। सेम है, यहाँ पर भी क्या है, एक पॉइंट चार्ज जिस चार्ज ने फील्ड क्रिएट की है, और दूसरी पॉइंट Q2 वो पॉइंट है, वो चार्ज है जो इस फील्ड को मेजर करती है। वाओ सर अमेजिंग। ओके, सो अपान में ये क्या है Q नॉट। ओके क्लियर, सो Q नॉट विल बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, के Q अपान में R स्क्वायर। आप जानते हैं कि का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके ये ले लिया इस के का वैल्यू, फिर क्या बचा Q अपान में R स्क्वायर। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बुक में तो डायरेक्ट सॉल्व किया गया, बल्कि मैं सॉल्व कर ले सारे जो कर लिया है, कर लेता क्या कर लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को माइंड में कर ले, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ये इधर पुट कर लेंगे। 2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब इसको समझते हैं, इसका क्या मसला है, कास्ट एंगल का क्या मसला है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया कैसे निकल आती है। ओके ये रिमूव कर दिया। तो आप जानते हैं कि जो cos थीटा है वो बराबर होती है किसके, इसको हम ऐसे याद करते हैं करली ब्राउन हेयर, C से cos, B से ब्राउन, सॉरी बेस और H करली ब्राउन हेयर, और हेयर से क्या है हाइपोटेन्यूज है। सर आप तो थोड़ी आगे पीछे हो गए। ये cos थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर, मतलब क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो cos किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो यहाँ पर एक एंगल बनिए, यस सर बनिए। ओके बनिए एंगल। तो एंगल के सामने वाला जो पासा होता है, जो साइड होती है सामने वाली, वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। इधर मैं देखता हूं ना आपको सामने से, तो मेरी एंगल के मेरे हिसाब से मैं जो ऑब्जर्व हूं मेरे मुताबिक आपकी जो साइड है जो आप देख रहे हैं, जो मेरे पास ये मोबाइल लगी हुई है, ये क्या है मेरे लिए परपेंडिकुलर है। तो सेम वे से अगर मैं इसको इधर से ऑब्जर्व करता हूं, ये क्या है इसके लिए सर परपेंडिकुलर है। ओके, इसको क्या कहेंगे परपेंडिकुलर कहेंगे, और इसको हम कहेंगे दिस इज अ बेस, दिस इज कॉल्ड अ बेस। और जो साइड बड़ी होती है
जो साइज में बड़ी होती है, जो साइड बड़ी होती है, उसी को कहते हैं हिपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हिपोटेन्यूज। तो आप तो इजीली अभी मालूम कर सकते हैं कि क्या है, cos थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। बेस क्या है सर? बेस है z, ओके, और हिपोटेन्यूज क्या है? वो है r। हिपोटेन्यूज क्या है? वो है r। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो है d अपॉन 2। तो यहाँ पर बेस का cos का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? वो है z, और जो हिपोटेन्यूज क्या है? वो है r। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? z अपॉन r। सो वी कैन इजीली रिप्लेस दिस cos थीटा बाय z अपॉन r। इस बाय z अपॉन r के थ्रू हम इस cos थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके सर, कर लें। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम्स इक्वल टू 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught q upon में r स्क्वायर into cos थीटा की वैल्यू क्या है? z upon में r। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो 2 सेम, 1 upon 4 pi epsilon naught सेम, यस सर, into q upon में r स्क्वायर into z upon में r। 2 सेम रखा है, 1 upon 4 pi epsilon naught सेम है, और क्या है? q अपॉन r स्क्वायर सेम है, मल्टीप्लाई z अपॉन r तो सेम है। ओके, सेम है। अब क्या है? r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, तो ये क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा। क्या? r क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेता हूं 1 by 1। 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r क्यूब। वाओ सर, अमेजिंग। क्या है? r क्यूब है। ये r क्यूब का वैल्यू अभी मालूम करेंगे। यहाँ से r क्यूब का कैसे वैल्यू मालूम कर सकते हैं, अभी इस चीज पर आते हैं। तो हम यूज करते हैं एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम। इन चीजों को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आप तो वेल नोन है, जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम होता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या सर? हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। लिख लो ना। ओके, ये रिमूव कर लूं। ओके, इसको रिमूव कर देता हूं। ये पॉइंट्स नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो होता है हिपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप तो वेल नोन है कि जो हिपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है r के। यस सर, r के इक्वल है। तो लिख ले r स्क्वायर। और जो बेस है, बेस किसके इक्वल है? सर बेस तो इक्वल है z के। क्या? z स्क्वायर। और जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है d/2 के। किसके इक्वल है? d/2 इसका, ये इसके इक्वल है। हमने इस एंगल के मुताबिक इस r का वैल्यू मालूम किया है। अभी कर रहे हैं, किया नहीं। ओके, इसके इक्वल। तो आप जानते हैं जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 1/2 के। किसके? 1/2 के बराबर होता है। तो सिंपली मैं यहां से स्क्वायर खत्म करके दे सकता हूं z स्क्वायर d/2 और इसका स्क्वायर खत्म करके हमने क्या दिया? अंडर रेडिकल दे दें। रेडिकल का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। ओके, ये ले लिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक्चुअली r क्यूब, तो ये r का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड r क्यूब करेंगे। ओके सर, कर लें। ये कर लिया, ये भी क्यूब कर लिया। ओके, क्लियर? क्लियर है? r क्यूब इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस में d/2 और स्क्वायर इनटू होल पावर 1/2 इनटू 3। तो क्या होगा? ये r स्क्वायर और ये स्क्वायर ये हो जाएंगे खत्म। तो फिर हमारे पास जो r क्यूब है इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू हमारे पास आएगा z स्क्वायर प्लस d/2 ब्रैकेट पावर 3। ओके, ये नोट कर लें, अभी जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, नोट कर लें। ओके, नोट कर लें। नोट कर लिया? ओके, सेम क्या है? बेस क्या है? वो है z। सर रिपीट क्यों करते हैं? कर लेता हूं। ओके, क्या बेस क्या है? वो है z। इट मींस z स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर d/2, वो लिख लिया d/2। ओके, d/2 है। ओके सर है। r क्यूब हमें चाहिए, r क्यूब का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? r क्यूब का वैल्यू चाहिए।
तो यहाँ पर आर क्यूब के कैसे वैल्यू हम ले सकते हैं, तो ले लिया है ना आपने, जेड स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 3। ओके ले लिया, नो टेंशन। एक बात देखें यहाँ पर एक्चुअली ये जो z है, z वाला जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये एक्चुअली मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द d। ये कंडीशन माइंड में होनी चाहिए। इस कंडीशन को यूज करेंगे फिर हम क्यूब का जो ना तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो z है वो क्या है, मच मोर ग्रेटर है किससे, इस d से। ये जो डिस्टेंस है ना d, इनसे ये z वाला डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस है, वो क्या है, वो ज्यादा है। ओके वो डिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा है। इट मींस z इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द d। इसका मतलब ये हो गया कि z इतनी बड़ी है कि हमको जो d है वो एज अ जीरो दिखाई देगा। वो क्या होगा, एज अ जीरो दिखाई देगा। ओके तो अगर हम यहाँ पर d/2 का वैल्यू, यहाँ जो d है, d का वैल्यू क्या है, वो क्या है, जीरो। तो 0.2 पावर 2, इसका जीरो क्या होता है, इसका जीरो ही होता है। तो क्या बचेगा, z स्क्वायर इंटू 3/2, ये चीजें बचेंगी। ओके आप ये नोट कर लें। इस साइड को मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, जल्दी करें, नोट कर लें। ओके जल्दी करें, नोट कर लें, रिमूव कर देता हूँ साइड को, रिमूव कर लें इसको, या इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिख लेता हूँ। ये हो गया cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ पर, इसको थोड़ा कन्वर्ट करना, z/r था, ये सर यही था। तो ये आते हैं इस तरह, ठीक है, ये आप नोट कर लें। ये z/r, इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर लूं। ओके तो मैंने कहा z मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द d, z d से ज्यादा होना चाहिए। इतना ज्यादा होगा कि हमारे पास जो d का वैल्यू है वो एज जीरो दिखाई देगा। क्या, जीरो दिखाई देगा। ओके सर दिखाई दे। तो आपके पास ये r क्यूब का वैल्यू आ गया, इसको पुट करें इधर। तो ये सेम 2 into 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट into q अपॉन में r क्यूब का वैल्यू क्या है, वो है z स्क्वायर प्लस में d/2 स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन में 2। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। इसको मैंने क्या किया, एज इट रख लिया है। ये जो मैंने r क्यूब का वैल्यू यहाँ पर लिया है ना, वो एज इट मैंने रख लिया है, नो टेंशन। अब यहाँ पर हम कंडीशन यूज करते हैं कि z मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द d। तो हम d को ले लेंगे इधर 0। जब d हो जाएगी 0 तो ये सेम 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन z स्क्वायर प्लस में d का वैल्यू क्या है, वो है 0। तो 0/2 होल स्क्वायर 3/2। ओके सर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में z स्क्वायर इनटू, ये क्या हो जाएगा सर, आटा ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा रिमेनिंग पार्ट 3/2, क्योंकि ये 3/2 इस पर भी है। ओके तो ये क्या आएगा 3/2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग फील्ड जो होगी, या जो रिमेनिंग पार्ट होगा, वो क्या होगा 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z पावर 3। क्या है 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z पावर 3। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम इस तरह, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन में z क्यूब। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये डिस्टेंस d/2 है, ये d/2, एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर है। वैसे तो इस्लामिक व्यू से एक अलग शय होती है। यहाँ पर क्या है, एक चार्ज ये q1, एक चार्ज यहाँ पर q2 है, दोनों चार्ज है। इसकी फील्ड इधर है, इसकी फील्ड इधर है, दोनों की फील्ड इधर है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो क्या है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन में z3। जस्ट हमने क्या किया है, जो z इसका क्यूब कर लिया है। वैसे हम मालूम करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपको मालूम करवाइए अभी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ये होती है। तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, आपके बुक में ये गिवन है इतनी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2q अपॉन में z3। यहाँ पर क्या है, 2 है और क्या है, क्यूब है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली है इस पॉइंट P पर। तो ये थी डेरिवेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर ली एट पॉइंट P पर। तो इसको डिफरेंट वे से कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये देगा कि दो चार्जेस हैं, सपोज जैसे बुक में दिया गया है, दो चार्जेस हैं, उनको प्लेस किया हमने डिस्टेंस d/2 मींस इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दो चार्जेस को हमने इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो डिस्टेंस क्या है, d/2 ओके, इक्वल डिस्टेंस है। फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं इनको इस पॉइंट P लोकेट, यहाँ पर क्या करते हैं, फिर पॉइंट P लोकेट करते हैं। इस पॉइंट P पर हमने कहा इसकी वजह से और इसकी वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मालूम करें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम कर लिए। सिंपली क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिजॉल्व कर लेंगे तो आप कंपोनेंट की स्टडी करेंगे, किस कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस में नहीं है। तो इस वजह से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। If you have any question, you can comment me, you can ask me. So I think that will be enough for today's lecture. Inshallah, in next one video lecture, we will discuss about the example number 2. एग्जाम्पल नंबर 2 पर आएंगे, जिसमें शायद डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन कर लेंगे जो भी है। सो टेक केयर ऑफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।